हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम चैनल। यार इस वीडियो में हम देखेंगे आज DSSB ने टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रिलीज किया है उसके बारे में। DSSB ने एक पहले भी सिलेबस रिलीज किया था टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, उसमें क्या डिफरेंस है और जो आज रिलीज हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। चलो यार स्टार्ट करते हैं। अब देखो DSSB ने एक पहले सिलेबस रिलीज किया था, वो था एनडीएमसी का। और जो आज रिलीज किया है वो है डीओई का। दिल्ली में दो प्रकार के स्कूल्स हैं। सबसे पहला है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स और दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स। DSSB ने जो पहले सिलेबस रिलीज किया था वो था एनडीएमसी का। ठीक है। इसका इसमें टोटल 10-12 स्कूल्स होते हैं, न्यू दिल्ली के आसपास वाले स्कूल्स होते हैं इसमें। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम होती हैं। दोनों जो एनडीएमसी और डीओई वाले स्कूल्स दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग ही है। ठीक है। जो एनडीएमसी का उसने पहले सिलेबस रिलीज किया था उसमें और जो आज वाले सिलेबस में बहुत फर्क है। उसमें पाइथन बहुत भर रखी थी। आज वाले का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। और डीओई का यही सिलेबस है, हमेशा डीओई इससे ही मतलब जो DSSB है वो इससे ही पूछता है। और DSSB कौन है? DSSB इन दोनों की कंडक्टिंग बॉडी है। जो जो भर्ती होती हैं, जो टीचर्स जाते हैं इन दोनों स्कूल्स में, वो DSSB का एग्जाम देके ही जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिलेबस देखते हैं। यार देखो ये इन्होंने आज सिलेबस रिलीज किया है। ये डीओई का सिलेबस है, इतना बड़ा। और सिर्फ इन्होंने टॉपिक्स टॉपिक्स लिख दिए हैं, मतलब अंदर का कुछ नहीं बताया, सिर्फ चैप्टर के नाम नाम लिख दिए हैं, बाकी अंदर का कुछ नहीं बताया। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगा कि हर चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक्स इन्होंने दो दो बार भी लिख रखे हैं। मैं आपको वो डिटेल्ड में बताऊंगा ताकि कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो वो मतलब हर हर चैप्टर में उतने इतने टॉपिक्स तो मिनिमम करके जाए। चलो यार देख। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, मैं आ गया हूँ। अब देखो, सबसे पहला इन्होंने जो टॉपिक्स देख रखा है लिख रखा है वो है मैथमेटिक्स 1 2 3 4। अब पूछोगे ये 1 2 3 4 क्या है? यार जो बीटेक होती है उसमें 2 साल हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, यानी 4 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो इन्होंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, इन्होंने वो लिख रखा है। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीज स्किप कर देनी चाहिए। अब इसका रीजन मैं चैप इसके वीडियो के एंड में जाके दूंगा। ठीक है। आपको ये मैथमेटिक्स वाला अभी टॉपिक स्किप कर देना चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड राइटिंग। ये DSSB इसके सवाल पूछता है, बहुत सारे सवाल पूछता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर। अब यार देखो, जो कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर है ये चीज, और जो फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये चीज, ये दोनों लगभग सेम ही है। और ये हमने उसमें भी पढ़ रखे हैं। जो पहले वाला सिलेबस आया था उसमें एक चीज थी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये दोनों सेम वही चीज है। ठीक है। जो जो टॉपिक्स रिपीटेड होगा वो मैं साथ के साथ काटता रहूंगा ताकि आपको सिलेबस थोड़ा क्लियर दिखे, क्योंकि इन्होंने बहुत एक तो इन्होंने सिर्फ चैप्टर के नाम मेंशन कर रखे हैं और इन्होंने वो कर रखा है, चैप्टर के नाम मेंशन कर रखे हैं और कुछ टॉपिक्स इन्होंने रिपीट भी कर रखे हैं, जिससे आपको सिलेबस बहुत बड़ा बड़ा लगेगा। इसलिए जो जो रिपीट होगा वो मैं काटता हुआ चलूंगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ना है ताकि जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाए। तो यार देखो, इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। फिर इसमें आपने पढ़ना है जनरेशन ऑफ सीपीयू। फिर आपने पढ़ना है इसमें रैम के बारे में। सेकेंड प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, मतलब रैम रोम के बारे में पढ़ना है। एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, रोम के बारे में पढ़ना है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है। नेक्स्ट चीज आपने पढ़नी है इस चैप्टर में सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंडर आता है। फिर आपने पढ़ना है प्रिंटर्स के बारे में और आपने पढ़ना है एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में, यानी यूटीएफ, ये सारी स्कीम्स के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है। और आपने इसमें ही एस्काई भी पढ़ना है और ईबीसी डीआईसी भी पढ़ना है। नेक्स्ट चीज है प्रोग्रामिंग विद सी। नेक्स्ट चीज है प्रोग्रामिंग विद सी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी। मतलब इन्होंने तीन चीजें लिख रखी हैं। इसमें इन्होंने पाइथन नहीं डाली भी। इन्होंने बोला है कि तुम सी पढ़ के आओ, सी प्लस प्लस पढ़ के आओ। और यहाँ पे एक जावा प्रोग्रामिंग लिखा है जिसको मैं कट कर रहा हूँ, वो लिखा है जावा प्रोग्रामिंग लिखा है। और इन्होंने बोला है कि तुम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो और अ, एक हमने बीटेक में चीज पढ़ी होगी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो इन्होंने बोला है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो
और नेक्स्ट पेज पे इन्होंने लिखा हुआ है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये पूरा एक ही चैप्टर होता है, डीएसए नाम से, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। आपको वो करना है, ठीक है। अब सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर का क्या क्या पढ़ना है वो मैं किसी अलग सी वीडियो में बता दूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग वाले में क्या क्या पढ़ना है और इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। इनसे क्वेश्चंस दो प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन, मतलब पहला तो तुम्हें इनके कंसेप्ट से पूछ सकते हैं, उप्स के कंसेप्ट। एक चीज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स के कंसेप्ट होते हैं। या तो तुमसे वो पूछ सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब पूछ सकते हैं। या तुमसे इनके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मतलब तुम्हें दे देंगे, कोड दे देंगे और तुमसे बोलेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। चार ऑप्शन दे देंगे। पहला ऑप्शन होगा एरर, एरर है। दूसरा दो तीन ऑप्शंस और दे देंगे और या फिर बोल देंगे नन ऑफ अबव, ऐसा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जो जो टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं वो मैं साथ के साथ कट करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज है बेसिक ऑफ फिजिक्स। जैसे हमने मैथ छोड़ा था, अभी फिलहाल आप इसको भी छोड़ सकते हो। ये भी काफी वास्ट टॉपिक है। इसका रीजन मैं आपको चैप्टर, मतलब इस वीडियो के लास्ट तक में जाते हुए दे दूंगा कि आपको ये मैं क्यों छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट है इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है। थोड़ा मैंने रिवीजन के पर्पज से पढ़ाया था, मतलब आपको सारा क्रक्स क्रक्स सारे सार मिल जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। लगभग वो 90% कंप्लीट है। उसमें सिर्फ एक मैंने नंबर सिस्टम्स नहीं पढ़ा रखा, बाकी सारा कंप्लीट है वो, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है बूलियन अलजेब्रा। इसमें हमें बहुत सारे लॉज पढ़ने हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है लॉजिक गेट्स क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है के मैप क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर 8 चीजें आती हैं, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या क्या होता है। सीक्वेंशियल सर्किट में आता है काउंटर क्या होते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, वो सब हमें पढ़ना है। और फिर लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। या फिर आपको बोल रखा होगा बीसीडी कोड निकालो, ग्रे कोड निकालो, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालो, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वो सारे टॉपिक्स आ जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यार ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो आप साथ के साथ नोट करते हुए चलो, जिससे आपको ये वीडियो बार बार देखनी ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो इन्होंने लिख रखा है डीबीएमएस। अब नेक्स्ट जो डीबीएमएस टॉपिक लिख रखा है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। डीबीएमएस टॉपिक से हमें पढ़ना है सबसे पहला आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। सेकंड चीज पढ़नी है हमें ईआर मॉडल क्या होता है। फिर हमें पढ़ना है नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं। फिर हमें एक चीज पढ़नी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल क्या होती है। फिर हमें पढ़ना है रिलेशनल एल्जेब्रा क्या होता है, उसके अंदर जॉइंट्स का कंसेप्ट आएगा, वो भी पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपने क्या पढ़ना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपने पढ़ना है बसेस का कंसेप्ट। सिस्टम बसेस कौन 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 सी प्रकार की बसेस होती हैं, 3 प्रकार की बसेस होती हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। इन तीनों बसों के बारे में आपने पढ़ना है। आपने रजिस्टर्स का कंसेप्ट देखना है कि एक्यूमुलेटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल रजिस्टर क्या होता है, आईआर क्या होता है। उसके बाद आपने पढ़ना है इंस्ट्रक्शंस का कंसेप्ट कि सीपीयू, ये जो अपना इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, ऑप कोड और ऑपरेंड, उनके बारे में आपने पढ़ना है। और फिर लास्ट चीज पढ़नी है आपने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बारे में। उसमें वो आ जाएगा, डीएमए का कंसेप्ट आ जाएगा और बाकी सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है फ्रंट एंड डिजाइन टूल्स। फ्रंट एंड डिजाइन टूल्स क्या होते हैं। फ्रंट एंड डिजाइन टूल्स होते हैं जैसे HTML। फ्रंट एंड के लिए हम 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आपको इनके बारे में पढ़ना है और आपको बेसिक बेसिक बाकी आपको आइडिया होना चाहिए कि इन फ्रंट एंड में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होते हैं। मैं बता देता हूँ, सिर्फ यही चीज याद रखनी है। फ्रंट एंड के लिए हम 3 फ्रेमवर्क यूज करते हैं, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। ये 3 फ्रेमवर्क हम फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं। बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, PHP। PHP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और उसके लिए फिर आपको उनके वो लाइब्रेरी और ये पता होने चाहिए, कौन से वो यूज होते हैं, फ्रेमवर्क कौन से यूज होते हैं। मैं बता देता हूँ, नोड जेएस यूज होता है, डी जेंगो यूज होता है, स्प्रिंग बूट यूज होता है और एक्सप्रेस जेएस यूज होता है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये अभी हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाद में देखेंगे कि क्या होता है। फिर अब मैंने आपको ये 12th नंबर पॉइंट बता दिया कि ये ऊप्स का कंसेप्ट बता दिया। जब आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो आपके पास तो आप ये ऊप्स का कंसेप्ट पढ़ लोगे और इनसे और जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स मतलब इनसे रिलेटेड आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कोड लिखा होगा कुछ सी प्लस प्लस का या फिर सी का या फिर जावा का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपसे पूछेगा कि क्या आउटपुट है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। फिर आपको एसडीएलसी के मॉडल्स पढ़ने हैं कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जैसे वाटरफॉल मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल अजाइल मॉडल ये सारे आपको मॉडल्स पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है टेस्टिंग का कंसेप्ट कि कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। फिर आपको पढ़ना है कपलिंग का कंसेप्ट और कोहेशन का कंसेप्ट। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कपलिंग और कोहेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है जावा प्रोग्रामिंग एंड वेबसाइट डिजाइन। ये वही है कि जावा प्रोग्रामिंग यही थी सी सी प्लस प्लस और जावा ये तीन लैंग्वेज पूछ रहा है पाइथन नहीं पूछ रहा। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें पढ़ना है प्रोसेस मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट से ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है सिर्फ एक टॉपिक से ही। और फिर हमें पढ़ना है सीपीयू शेड्यूलिंग। फिर हमें पढ़ना है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। हमें पढ़ना है डेडलॉक्स क्या होते हैं। हमें पढ़ना है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट था मेमोरी मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट में 4 चीजें आती हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है पेजिंग का कंसेप्ट क्या होता है सेगमेंटेशन का कंसेप्ट क्या होता है। ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट है और जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें मेमोरी मैनेजमेंट में वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें पढ़ना है फाइल मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी फाइल मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं एनटीएफएस क्या होता है और भी बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क्स चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। अब देखो जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है उसमें हमें पढ़ना है एक ये जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था ना इसमें ही एक नेक्स्ट टर्म आई अगले पेज पे आएगा लिनक्स का कंसेप्ट। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है हमें वो भी साथ के साथ देखते हुए चलना है। अब दोबारा देखते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं हमें वो देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक तो हमें देखना है लैन मैन वैन। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं लैन मैन मैन एक हमें वो पढ़ना है। फिर हमें टोपोलॉजी पढ़नी है बस टोपोलॉजी क्या होता है रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ओएसआई मॉडल पढ़ना है हमें। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं उसको याद करते हैं आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उ- आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये 7 लेयर्स होती हैं इनके बारे में पढ़ना है। और फिर हमें पढ़ना है टीसीपी आईपी मॉडल। अब जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं इनकी हर लेयर्स पे वो भी पढ़ना है क्योंकि जो नेक्स्ट पेज पे एक और टॉपिक है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। ये वाला टॉपिक भी कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले चैप्टर में ही आपका कवर हो जाएगा। और एक और टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। ये भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले चैप्टर में ही कवर हो जाएगा। इसमें क्या होता है इसमें होता है क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट कि एसिमेट्रिक की कैसी होती है सिमेट्रिक की कैसी होती है हैश फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टोग्राफी के लिए। सिमेट्रिक में कौन कौन सी एल्गोरिथम यूज होती हैं एईएस डीईएस। और इसमें फिर हमें पढ़ना है आईपी एड्रेस का कंसेप्ट कि IPv4 क्या होता है IPv6 क्या होता है। ये सब हमने पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले चैप्टर में। ठीक है। और एक और चीज जो इसमें कवर हो जाएगी कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले चैप्टर में ही वो है मोबाइल कंप्यूटिंग। अब ये मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है मोबाइल कंप्यूटिंग आपने देखा होगा सीडीएम में का इस्तेमाल करते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी वो कुछ पाम ओएस होता है सिम्बियन ओएस होता है वो सब इसमें मोबाइल कंप्यूटिंग में आ जाएंगे। पिछले पेज के सारे टॉपिक्स को मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब नेक्स्ट पेज के टॉपिक देखते हैं। फिर हमें पढ़ना है नेट प्रोग्रामिंग क्या होता है ये डॉट नेट प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है लिनक्स एनवायरनमेंट। लिनक्स एनवायरनमेंट मैं आपको बता चुका हूँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कवर करते हैं लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है ई कॉमर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है इससे भी बहुत सवाल पूछता है मतलब 2-3 सवाल इससे भी पूछता है। अब जो इस पेज पे लिखे हुए हैं अब वो कुछ कुछ टॉपिक्स इन्होंने
मतलब एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस टॉपिक में कंसीडर करते हैं ना हम, ये वो सारे टॉपिक्स हैं। इन्होंने जो सिलेबस रिलीज किया है वो बिल्कुल मतलब अच्छा सिलेबस रिलीज किया है कि इन्होंने बता दिया कि हम इन इन टॉपिक से पूछते हैं। मैंने मेरा 39/22 वाला पेपर क्लियर है। मेरे दो पेपर क्लियर हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के। एक तो है 39/22 और एक था 70/23। ये वाला जो पेपर था वो था डीओई वाला, और जो ये वाला था वो था एनडीएमसी वाला। मैंने इसमें अपना ई डोजियर नहीं भरा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी बच्चे की सीट वेस्ट होए। मैंने इस वाले में सिलेक्शन ले रखा है। इस वाले में अ, मेरा सिलेक्शन हो रखा है 39/22 में, डीओई वाले में। तो जब इन्होंने डीओई वाला पेपर लिया था, जो मैं पेपर दे के आया था, तो उस टाइम पे भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आ रखे थे। ट्रिपल एस भी मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता था। उस टाइम तक इन्होंने कोई सिलेबस रिलीज नहीं किया था, तो हमें पता नहीं था कि मतलब कुछ भी पूछ सकता है। पर इन्होंने अब डिटेल्ड सिलेबस रिलीज कर दिया है, इन्होंने सब बता दिया, तो ये आपके लिए फायदा ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना एमआईएस। एमआईएस भी इन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, उसके बाद है सीजीएम। सीजीएम यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। अब इन्होंने इसमें टॉपिक्स लिख रखे हैं कि हम इसमें से ये टॉपिक्स पूछेंगे। इसमें टॉपिक्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। बाकी ये जो ई कॉमर्स और एमआईएस वाले हैं, इसके आप अगर पीवाई क्यूज भी लगाओगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोग्रामिंग। इसमें इंटरनेट प्रोग्रामिंग सेम उसके जैसा ही है जैसे हमने यहाँ पे वो पढ़ा था फ्रंट एंड डिजाइन टूल्स, जिसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और XML। इसमें भी वही दे रखा है इंटरनेट प्रोग्रामिंग में। HTML के बारे में पढ़ना है आपको, CSS के बारे में पढ़ना है और XML के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको ये सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट है उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट। अब जो नॉलेज मैनेजमेंट है उसके भी आपको पीवाई क्यू से ही करना पड़ेगा क्योंकि उसका भी इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है। इन्होंने 39/22 जो पेपर हुआ था उसमें नॉलेज मैनेजमेंट के क्वेश्चन सफिशिएंट पूछ रखे हैं, आपको पीवाई क्यू से टारगेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो कभी देखा नहीं इससे क्वेश्चंस पूछते हुए। अब मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने एक कोर्स लॉन्च कर रखा था, तो उसमें से मैंने 91/20 एक पेपर हुआ था उसके 4 सेट आए थे। 39/22 पेपर हुआ था उसके 5 सेट आए थे। और जो 70/23 एक पेपर हुआ था उसके 1 सेट आया था। तो टोटल ये 10 सेट होते हैं। अब जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था तो उसमें मैं इन मतलब इन 10 सेट में से, इन 10 सेट के 100 क्वेश्चन में से कम मैं 15 से 20 बार गो थ्रू कर चुका हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन उसमें दिखा नहीं। तो ये टॉपिक यूजलेस है, मतलब इस टॉपिक से नहीं पूछेगा इतना। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब ये वाला टॉपिक भी आपको छोड़ने वाला टॉपिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप करके जाओगे। इसका रीजन भी मैं बाद में दूंगा। अभी तक मैंने आपके 3 टॉपिक छुड़वाए हैं। एक तो मैंने आपको इंजीनियरिंग मैथ्स वाला टॉपिक छुड़वाया है, एक मैंने बोला है कि आप फिजिक्स वाला टॉपिक छोड़ के जाओ, और तीसरा टॉपिक मैंने बोला है कि आप स्टैट्स वाला टॉपिक छोड़ के जाओ। इसका रीजन मैं आपको एंड में दूंगा। और ये जो लास्ट टॉपिक है इंटरपोलेशन, ये भी आपको छोड़ के जाना है, इसका भी मैं रीजन आपको बाद में दूंगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत डिटेल्ड में आपको अच्छे से बता दिया है कि सिलेबस के बारे में। यार देखो, जो इस पेज पे टॉपिक लिखे हैं वो थोड़े मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उसमें से हार्डली हर टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछ सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, लॉन्च किया उसमें मैंने सारे करवा रखे हैं। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, ये मैंने कोर्स लॉन्च किया था, सबसे पहले मैंने डीबीएमएस पढ़ाया है। डीबीएमएस की फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास है डेमो क्लास, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है डेमो क्लास, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद मैंने डीबीएमएस 6 क्लासेस में पढ़ाया है। जितना भी मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल सफिशिएंट पढ़ाया है, और मैंने कभी भी नए वाले सिलेबस से, जो एनडीएमसी वाला सिलेबस था, उसको देख के नहीं पढ़ाया। मैंने अपने हिसाब से पढ़ाया है, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, जैसे उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख ही नहीं रखा था, पर फिर भी मैंने पढ़ाया। उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर लिख ही नहीं रखा था, फिर भी मैंने उसमें पढ़ाया। नेक्स्ट हमने पढ़ा HTML, फिर हमने पढ़ा CSS, फिर हमने पढ़ा XML। ये आपके 3 चीज उसमें आ जाती हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में, जो कि फ्रंट एंड डिजाइन वाला टॉपिक था, उसमें ये 3 चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने 9 क्लासेस में कंप्लीट किया है, और ये 9 घंटे का कंटेंट है, और बहुत अच्छा कंटेंट मैंने पढ़ा रखा है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इससे से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट और
ये मेमोरी मैनेजमेंट और ये प्रोसेस मैनेजमेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बाकी मैंने आपको पढ़ा डिटेल में सारे टॉपिक्स रखे हैं, पर जब कोर्स कराया था तो मैंने साथ के साथ कोर्स में बता भी रखा है कि इस टॉपिक से आने के चांसेस हैं या इस टॉपिक से आने के चांसेस नहीं है। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग है, बेशक मैंने 1 घंटा 7 मिनट में सीपीयू शेड्यूलिंग बताया है, पर मैंने जब ये वीडियो देखोगे तो मैंने उसके आखिरी में बोल भी रखा है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या फिर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी मैंने पढ़ा रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार सीपीयू शेड्यूलिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बेशक वो राउंड रॉबिन हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो। और जी ट्रिपल एस भी कभी भी ऐसे लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछता न्यूमेरिकल्स टाइप, क्योंकि उसको पता है कि भैया इतना टाइम नहीं होता, बच्चे मतलब स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऐसे लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करे। ये मैंने अब मेरे को कैसे पता कि मतलब मेरे को क्या सपने आ रहे थे कि वो डी ट्रिपल एस भी सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं पूछेगा। भाई मैंने क्वेश्चंस को बहुत बार एनालाइज कर रखा है, पूरे पूरे जितने भी 1000 क्वेश्चन का सेट है उसमें मैं 15 से 20 बार गया हूँ, तो मैंने देखा है एक भी बार उसने सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में नहीं पूछ रखा। पर फिर भी मैंने पढ़ाया है, पर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि इस टॉपिक को आप स्किप कर देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मतलब एक बार बस सीख लो बस, मतलब ऐसा मत करो कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे तो उसको पकड़ के बैठ जाओ। उसके बाद है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, फिर हमने पढ़ा डेडलॉक, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें एक तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था पेजिंग का कंसेप्ट और सेगमेंटेशन का और वर्चुअल मेमोरी का। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर 7 से 8 सवाल आने हैं तो 2 सवाल आएंगे प्रोसेस मैनेजमेंट से और 2 से 3 सवाल आएंगे मेमोरी मैनेजमेंट से, ये मैं कंफर्म दे सकता हूँ। नेक्स्ट है फिर फाइल मैनेजमेंट और ये डिवाइस मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग में भी मैंने बता रखा है कि डिस्क शेड्यूलिंग के भी आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस मैंने आपको डिस्क शेड्यूलिंग पे बता रखा है, पर कोर्ट में मैंने ये भी बता रखा है कि इससे सिर्फ तुम इसको एक बार देख लो, पर इससे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ये मैंने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 9 घंटे में करा रखा है। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था कोर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 2 क्लासेस पढ़ी थी, एक क्लास 1 घंटा 12 मिनट और एक क्लास 1 घंटा 40 मिनट। इसमें मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं मैंने सारे वो टॉपिक्स कंप्लीट करा रखे हैं, और सारी वीडियोस में मैंने डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यूज कंप्लीट करवा रखे हैं, जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं सारे कंप्लीट करा रखे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लगभग 2.25 घंटे की क्लास है। इसमें मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए थे कि एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, रैम का कंसेप्ट, सारे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, वो सारे कंसेप्ट इसमें बता रखे हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाली क्लास में। उसके बाद हमने फोर्थ में क्या था, कंप्यूटर नेटवर्किंग का कंसेप्ट। अब जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है मैंने आपको बहुत डिटेल्ड में पढ़ा रखा है, 8 घंटे की क्लासेस हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्किंग, एक क्रिप्टोग्राफी और एक मोबाइल कंप्यूटिंग, 3 चैप्टर को मिला के DSSB के सिलेबस में अभी, तो ये भी हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग भी बहुत डिटेल में करना है। तो ये भी मैंने आपको 8 घंटे की क्लास में पढ़ा रखा है, लगभग एक क्लास पहली क्लास 2.5 घंटे की, फिर दूसरी क्लास 1.5 घंटे की, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे मैंने क्लासेस में बता रखा है। उसके बाद हमने कोर्स में किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट। बेशक पुराने सिलेबस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी मेंशन नहीं था, फिर भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे कंसेप्ट कराए हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी उसमें सिर्फ 12th का सिलेबस दे रखा था बच्चों वाला कि लैन मैन वैन क्या होता है, पर फिर भी मैंने आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाया। ओएसआई मॉडल वहां पे कहीं भी लेना, वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं था, टीसीपी आईपी मॉडल कहीं पे भी मेंशन नहीं था, पर फिर भी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि इससे सवाल आ रखे थे। मैंने जब एनालाइज करे थे डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यूज तो भर भर के सवाल आ रखे थे ओएसआई मॉडल से, टीसीपी आईपी मॉडल से, इनके प्रोटोकॉल से, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है, एआरपी प्रोटोकॉल क्या होता है, आरएआरपी प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सारे सवाल आ रखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मैंने आपको सब टॉपिक बता दिए हैं, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स। उसके बाद के मैप, के मैप में मैंने आपको बता रखा है कि के मैप पढ़ लो, पर इससे भी कम सवाल आएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है के मैप भी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मोस्टली सवाल नंबर सिस्टम से आते हैं, जिसमें वो बोलेगा कि आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा होगा और बोलेगा इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, इसको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, या वाइस वर्सा, जितनी भी कन्वर्जन्स होती हैं मैंने वो बता रखी हैं। और उसके बाद
नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बता रखा है टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बीसीडी कोड क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, वो सारा हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास में कवर कर रखा है। उसके बाद आता है सोसाइटी लॉ एथिक्स एंड सोसाइटल इम्पैक्ट। यार ये वाला चैप्टर जो था वो पुराने वाले सिलेबस में था, क्योंकि ये चैप्टर 10th और 12th, वो जो 11th और 12th का सिलेबस है ये उससे उसमें चैप्टर था ये वाला। तो मैंने कराया था और बहुत बेसिक सा चैप्टर था कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, मतलब हमें साइबर बुलिंग नहीं करनी किसी की, वो सारा था इस चैप्टर में। ऑल्दो अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इस वाले चैप्टर को स्किप कर सकते हो, या इसका इतनी रेलिवेंस नहीं रही। उसके बाद हमने पढ़ा सीओए कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसमें हमने बसेस का कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने रजिस्टर्स का कंसेप्ट पढ़ा कि एक्यूमुलेटर क्या होता है, और वो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, आईआर क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया उसका इंस्ट्रक्शंस का कंसेप्ट कि ऑप कोड क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, ऑप कोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, वो सब बताया मैंने आपको। और फिर मैंने आपको ये बताया इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बताया, और मोड्स ऑफ ट्रांसफर बताए। सीओए में कितने मोड्स ऑफ ट्रांसफर होते हैं, 3 मोड ऑफ ट्रांसफर होते हैं, प्रोग्राम्ड, इंटरप्ट और डीएमए। ये 3 मैंने आपको बताए, ठीक है। और इन सब का मैंने कोर्स जितने भी मैंने वो कराया है उस सब का मैंने ड्राइव पे लिंक दे रखा है, कि मैंने एक ड्राइव बना रखी है, उसपे मैंने सारे पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अपलोड कर रखे हैं जितने भी आए हैं, बुक्स अपलोड कर रखी हैं। और मैंने क्लास की पीडीएफ अपलोड कर रखी है, जोन जोन से चैप्टर हम कर चुके हैं। मान लो हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ चुके हैं, जितने भी हम पढ़ चुके हैं उस सब के क्लास नोट्स अपलोड कर रखे हैं, जितना हमने किया है अपने क्लासेस में। उसके बाद मैंने इंग्लिश के स्टडी मटेरियल्स कुछ अपलोड कर रखे हैं, और कुछ जीके के इंपॉर्टेंट मटेरियल्स अपलोड कर रखे हैं, जिससे आपको, मतलब जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। और फिर मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी के कुछ नोट्स अपलोड कर रखे हैं। अब दोबारा आ जाते हैं स्लाइड पे अपनी। अब देखो हमने यहाँ तक देख लिया कि सिलेबस के बारे में, और हमने कहाँ कहाँ तक कवर कर रखा है। अब देखो डीटीपीएसबी ने जो सिलेबस रिलीज किया है उसमें डीटीपीएसबी का पैटर्न आपको पता ही होगा। 100 नंबर का होता है पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है 100 नंबर का होता है, और जो पार्ट ए होता है वो भी होता है 100 नंबर का। पार्ट ए में 5 चीजें आती हैं, ठीक है। 5 चीजें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है रीजनिंग, फिर होती है मैथ्स, फिर जीके, फिर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये सारी 20-20 मार्क्स के आते हैं, सारे पांचों के पांचों 20-20 मार्क्स के आते हैं। पार्ट बी में क्या होता है? पार्ट बी में आपकी 90 नंबर की तो आएगी कंप्यूटर, और 10 नंबर की आएगी टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑल्दो इन्होंने इस बार जो आज सिलेबस रिलीज किया है उसमें मेंशन नहीं कर रखी, पर इन्होंने जितने भी सिलेबस रिलीज किए हैं, बेशक वो टीजीटी मैथ्स का हो, डीओई के लिए, टीजीटी नेचुरल साइंस का हो, टीजीटी एसएसटी का हो, हिंदी का हो, उन सब में उन्होंने इन्होंने यही सिलेबस मेंशन कर रखा है। तो आपको ये जो 10 नंबर के लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए टारगेट करना है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स ही करने पड़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यार देखो अपने कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हैं, वो मैंने आपको, कोर्स की मैंने आपको ड्यूरेशन बता दी कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स कितने, मतलब मैंने बहुत मेहनत से कोर्स बनाया है। वो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बना दिया हो, बहुत मेहनत से, बहुत डिटेल से सोच के बनाया हुआ है कि जोन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसका उतने आर्ट्स का ही कंटेंट बनाया है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं उसका उतना लंबा कंटेंट बनाया है। अब कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ पे मैंने तमीज से लिख रखा है। DSSB ने जो अब आज सिलेबस रिलीज किया है वो बहुत बिखरा बिखरा सिलेबस रिलीज किया हुआ है, कि कंप्यूटर बेसिक्स एक तरफ पढ़ा है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एक तरफ पढ़ा है। तो मैंने सारे कंपाइल कर दिया है कि जो सिमिलर टॉपिक्स होंगे वो एक साथ आ जाएंगे। तो अब देखो कंप्यूटर बेसिक्स, पीसी सॉफ्टवेयर और फंडामेंटल्स ऑफ आईटी ये हम कवर कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाली क्लास में। फिर हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर किया है 7 से 8 क्लास में, बहुत अच्छे से बताया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नंबर सिस्टम वाला। उसके बाद मैंने आपको डीबीएमएस पढ़ा रखा है, डीबीएमएस भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। फिर हमने सीओए किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, सीओए से भी। डीबीएमएस से 7 से 8 सवाल आ जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रंट एंड डिजाइन टूल्स और इंटरनेट प्रोग्रामिंग। इनमें क्या क्या आता है? इनमें आता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और XML। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोर्स में कंप्लीट कर रखा है।
ऑपरेटिंग सिस्टम कर रखा है, 9 घंटे में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी में मैंने आपको लिनक्स भी पढ़ा रखा है। फिर फिर उसके बाद हमने पढ़ रखा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी बता रखा है मैंने आपको, क्रिप्टोग्राफी के बारे में कि कितने प्रकार, मतलब कौन कौन से वेज होते हैं, एसिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की, हैश फंक्शन, ये सब बता रखा है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में ही मैंने आपको टीसीपी आईपी मॉडल बता रखा है, और मैंने आपको ओएसआई मॉडल बता रखा है। टीसीपी आईपी मॉडल में हर लेयर से कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। और फिर हमने मोबाइल कंप्यूटिंग भी कर रखी है। मोबाइल कंप्यूटिंग में सीडीएम में क्या होता है, वीओआईपी क्या होता है, पाम ओएस क्या होता है, सिम्बियन ओएस क्या होता है, वो सब हमने कर रखा है। अब क्या क्या रहता है, क्या क्या करना है हमें। पाइथन तो अब सिलेबस से हट चुका है, तो अब हमें पाइथन की इतनी टेंशन नहीं लेनी। और जितने भी 91/20 पेपर हुआ था जो डीओई ने कराया था, और 39/22 पेपर हुआ था, उन दोनों में पाइथन नहीं पूछ रखी थी, और पूछ भी रखी थी तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे, वैसे तो नहीं पूछ रखी। हमें अब क्या क्या करना है, हमें करना है C++ और डाटा स्ट्रक्चर्स करने हैं। सी डाटा स्ट्रक्चर्स करने हैं और जावा प्रोग्रामिंग करनी है। मतलब हमें 3 लैंग्वेजेस करनी है, C++ और जावा। और हमें डाटा स्ट्रक्चर्स करने हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स जो हम करेंगे, वही ये वाला टॉपिक भी है, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। पूरा एक टर्म होती है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये आपने बीटेक में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आपने प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठे होगे तो मोस्टली कंपनीज ये डीएसए के सवाल ही पूछती है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, हमें ये पढ़ने हैं। अब इनसे कैसे सवाल आ सकते हैं, तुम्हें कोई भी एल्गोरिथम दे देगा, मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। या तुम्हें ये एल्गोरिथम्स में कैसे पूछ सकता है, तुमसे बोल देगा कि ग्रीडी एल्गोरिथम के कौन सा एग्जाम्पल है, नैपसैक प्रॉब्लम कौन सी एल्गोरिथम का एग्जाम्पल है, डिचित्राज एल्गोरिथम के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तुम्हें तुमसे मैच द फॉलोइंग में ये पूछ सकता है। बाकी मोस्टली तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है, जितनी भी सॉर्टिंग की वो होती है, मर्ज सॉर्ट की, क्विक सॉर्ट की, इन सब की तुमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग है और ऊप्स के टेक्निक्स हैं, ये दोनों तुम्हारी लैंग्वेजेस में ही कवर हो जाएंगी। इसका मतलब है कि तुमको कोड दे देगा कोई भी, और तुमसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तुम्हें कोई भी कोड दे देगा और बोलेगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो उसका उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा, एरर, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, और 2-3 करेक्ट ऑप्शन दे देगा, ऐसा पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा क्या क्या आज जो सिलेबस लॉन्च हुआ है, आज जो सिलेबस रिलीज हुआ है DSSS का, उसमें अब क्या क्या हमारा बच गया। यार देखो, उसमें अब मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो बच गए, बाकी लगभग हमारा सारा कंप्लीट है। मिसलेनियस टॉपिक्स में क्या क्या है, एक तो है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, और बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर है हमारा ई कॉमर्स, फिर है हमारा MIS, और फिर है नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी। यार ये टॉपिक्स जो हैं वो लगभग लगभग सिमिलर से हैं। अब इनकी इनकी अप्रोच क्या होगी, ऑल्दो इसका कोई कंटेंट ज्यादा अवेलेबल नहीं है नेट पे, हमारी अप्रोच क्या होगी, हमारी अप्रोच होगी, मैं सारे जितने भी 10 के 10 सेट हैं उनके क्वेश्चंस कंपाइल करूंगा, जितने भी इन टॉपिक से आ रखे हैं। कुछ तो आज मैंने करे भी हैं आपको सैंपल दिखाने के लिए। और उनके रिगार्ड उसके अब जो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा होगा उसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगा, क्योंकि ये इतने ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है। जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से आप दो दो क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से। तो ऑल्दो ये 5 टॉपिक हो गए, तो ये 10 क्वेश्चन बना देते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन मैटर करता है। और इनके क्वेश्चंस कैसे पूछ रखे हैं, DSSS ने मैंने कंपाइल करे थे कि एक पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट डैश मेंबर। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ रखा है उन्होंने, एक 91/20 में, एक 39/22 में। पब्लिक कंपनी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट, तो 7 नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। फिर इन्होंने पूछ रखा है कि अ पार्टनर हु जस्ट लेंड्स हिज नेम, जो पार्टनर अपना सिर्फ नाम दे पार्टनरशिप फर्म को, तो उसको नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। फिर इन्होंने नॉलेज मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इन्होंने। फिर इन्होंने पूछ रखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, मतलब अकेला बंदा जब अपना बिजनेस करे, ना किसी पार्टनरशिप के साथ, अकेला बंदा जब करे उसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नहीं होती, तो इसका पार्टनरशिप होती है, हिंदू ज्वाइंट हिंदू बिजनेस फैमिली भी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ठेकेदारी, ठेकेदारी कोई प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म नहीं होती। ठीक है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्री रिक्विजिट नहीं है गुड एमआईएस के लिए? तो सपोर्ट फ्रॉम स्टाफ, इनमें से कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है। तो यार जितने भी ये वाले चैप्टर्स हैं जो मैंने लिख ये मार्क कर रखे हैं, इनकी हमारी अप्रोच ये रहेगी कि मैं ऐसे सारे जितने भी सेट्स आए हैं, 10 सेट आए हैं, तो उसमें अगर हर सेट में 90 क्वेश्चन है इसके कंप्यूटर के, तो 900 क्वेश्चन में से मैं सारे क्वेश्चन छांट लूंगा। इस मतलब इनके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कौन से हैं, ई कॉमर्स के क्वेश्चन कौन से हैं, इसके नॉलेज मैनेजमेंट के क्वेश्चन कौन से हैं, और इसके एमआईएस के क्वेश्चन कौन से हैं, ये सब मैं छांट दूंगा। हर चैप्टर की अलग अलग एक वीडियो आएगी जिसमें मैं लगभग जितने भी कंसेप्ट्स होंगे कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर बता दिया। फिर उसी क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, वो बता दिया। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट इतने मेंबर्स होते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा होता है, ये बता दूंगा। ऐसे मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है वो हम गूगल का सहारा ज्यादा लेंगे और उससे कवर करेंगे, क्योंकि ये कोर टॉपिक्स नहीं है। ठीक है। और फिर लास्ट में बच जाता है अपना डॉट नेट प्रोग्रामिंग और सीजीएम, ये भी हम अच्छे से कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ेंगे, हम कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ेंगे? तो यार मैंने आपको 3 टॉपिक्स छुड़वाए हैं, एक इंटरप्रोटेशन भी छुड़वाया था। अब देखो, हम मैथमेटिक्स 1 2 3 4 यानी 4 सेमेस्टर का जो तुम्हारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है वो छोड़ेंगे। अब मैं इसका रीजन भी दे देता हूँ, हम ये चैप्टर क्यों छोड़ेंगे। क्योंकि यार एक तो इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो 4 सेमेस्टर में तुमने मैथ्स पढ़ा वो तुम अगले 4 महीने में पढ़ लोगे तुम्हारा पेपर में। और दूसरी बात, मैं मान के चल रहा हूँ इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, मान के चल रहा हूँ मैं इससे मैथमेटिक्स से 2 क्वेश्चन आएंगे, पर फिर भी तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पढ़ने के बाद भी। अब पढ़ने के बाद भी तुम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे? भाई उसका रीजन है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में मान लो तुम्हारे पास मतलब बहुत, एक तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, तुम्हें 200 सवाल सॉल्व करने हैं 120 मिनट में। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि तुम्हें जब मान लो तुम्हारे आखिरी के 20 मिनट पड़े हैं और तुम्हारे 2 सेक्शन रहते हैं ना, और तुम मैथ्स का क्वेश्चन देखोगे और तुम्हें बड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा, तुम्हें लिखेगा भाई इसमें डिफरेंशिएशन करनी है, इसमें इंटीग्रेशन करनी है, इसमें डबल डिफरेंशिएशन करनी है। तुम वैसे भी इसको छोड़ोगे, बेशक तुम कितना ही पढ़ लो, बेशक तुम अपने मैथ्स में तुमने टॉप किया हो अपने कॉलेज में, पर भाई जब यहाँ पे टाइम 19 मतलब जब टाइम घट रहा होता है ना और तुम्हारे 2 सेक्शंस अभी तक खुले भी नहीं होते, तो हाथ पांव फूल जाते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता मैथ्स करने के लिए, तो कोई फायदा नहीं है। सेम अप्लाइज फॉर दूसरे के लिए भी, मतलब फिजिक्स के लिए भी और स्टैटिस्टिक्स के लिए भी। ऑल दो फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे ना वो यार बंदे टू बंदा डिपेंड करता है, वो तुम्हारी प्रायर नॉलेज पे कि तुम कितने इंटेलिजेंट थे, तुम कैसे थे, तुम्हारी 12वीं में फिजिक्स कैसी थी, उस पर डिपेंड करता है। बाकी हमारे में भी मतलब मेरे 39/22 मैंने पेपर दिया था, उसमें भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ रखे थे कि स्प्रिंग एक्सटेंड होएगा, फिर स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो कितना टेंशन आएगा, वो सारे क्वेश्चंस पूछ रखे थे। पर सेम लॉजिक वही है कि यार वो वाले क्वेश्चंस भी मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता सोचने का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और इतना टाइम नहीं होता, तो वो क्वेश्चंस भी नहीं अटेम्प्ट कर सकते। बाकी फिजिक्स का देखो ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैंने निकाला है ये क्वेश्चन, ये 39/22 का है, ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। भैया अगर तुमने अपनी इंजीनियरिंग में ढंग से फिजिक्स पढ़ी होगी, या तुम्हें फिजिक्स से कुछ अलग ही प्यार होगा, या फिर तुमने 12वीं में ढंग से पढ़ी होगी, तो तुम कर लोगे। बाकी फिजिक्स से जो एक दो जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कैपेसिटेंस के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करे तो कैपेसिटेंस के क्वेश्चन आ रखे हैं। उसमें क्या फॉर्मूला यूज होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, और एक और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एक ये क्वेश्चन आ रखा है कि दो पैरेलल कैपेसिटर की 2 प्लेट है तो उनके बीच के डिस्टेंस का कैसे रिलेशन होता है, वो सब क्वेश्चन आ रखे हैं। पर ये भी मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है, इतना सिलेबस है कि ये तुम मान लो समुंदर है और तुम्हें सिर्फ एक बोतल पानी मतलब एक बोतल जितना तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत वास्ट सिलेबस है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे हर तीनों टॉपिक से, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें स्किप करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा वहां पे सॉल्व करने का भी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यार जो मैंने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का कोर्स लॉन्च किया था, उसमें मैं आपको लगभग लगभग यहाँ तक सारे चैप्टर्स करा चुका हूँ। अपनी सिर्फ ये रहती है लैंग्वेजेस रहती हैं, और बाकी ये वाले चैप्टर्स रहते हैं। ये मैंने कोर्स लॉन्च किया था, जिस भी बच्चे को कोर्स लेना हो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, 8901632371। ये कोर्स मैंने बहुत डिटेल से और ऐसे तसल्ली से बना रखा है, ऐसा नहीं कर रखा कि मैंने कोई मेरे को जल्दी हो।
मैंने काफ़ी टाइम लेके बना रखा है। तुम्हारा अब जो पेपर है, वो अभी नहीं हो रहा, मतलब अभी नवंबर में तो मुझे कोई आसार दिख नहीं रहे पेपर होने के। दिसंबर में DSSS पेपर लेता नहीं, क्योंकि दिसंबर में DSSS का एक वो होता है, ड्रेस कोड होता है कि तुम्हारी हाफ स्लीव्स तक, मतलब तुम्हारी हाथ आधा दिखना चाहिए। दिसंबर में वो पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है। जनवरी में भी DSSS पेपर कंडक्ट कराता नहीं है। अब तुम्हारा पेपर होने के चांसेस हैं फेब में या फिर मार्च में। तो आज चल रहा है, आज तुम सितंबर तुम खत्म ही मान लो, अब अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तुम्हारे पास 4 महीने हैं। अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो इतने महीने सफिशिएंट है। बाकी मैंने तुम्हें वीडियोस दिखा दी हैं कि मैंने कोर्स में क्या क्या पढ़ा रखा है। और मैंने जिस बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी है, उसके लिए भी मैंने बता दिया कि आप ये टॉपिक्स पढ़ लो, क्योंकि अगर आप उतने टॉपिक्स नहीं करोगे तो यार वो आप अपने साथ धोखा दे रहे हो। बाकी मैंने आपको ये दिखा दिया। अब कोर्स की फीस कितनी है? कोर्स की फीस है भाई 1999। बिल्कुल फीस जस्टिफाइड है। मुझे पता है भाई, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, मतलब मुझे पता है कि फाइनेंशियल इशू होते हैं, कि घर वालों से पैसे मांगने में शर्म आती है। पर यार जितना कंटेंट, मतलब जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, वो 1999 के आगे कुछ भी नहीं है। और ये 1999 वाली फीस बिल्कुल जस्टिफाइड है। कुछ बच्चे मेरे व्हाट्सएप के उसमें आते हैं और बोलते हैं कि फीस कम कर दो, भाई पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी, तुम समझा करो। और ये बिल्कुल जस्टिफाइड फीस है भाई। लोग एस्टेट का, एक हरियाणा में टेट होता है एस्टेट, ठीक है, हरियाणा का टेट होता है एस्टेट। वो 60 नंबर का पेपर आती है, उसमें 60 नंबर की कंप्यूटर आती है, और वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें टोटल तुम्हें 90 नंबर चाहिए होते हैं। लोग एस्टेट जैसे एग्जाम्स के भी 5, 4,500, 5,000 रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं। और जो एस्टेट का सिलेबस है ना भाई, वो इसका 1/3 है। इसका आधा सिलेबस भी नहीं है, 1/3 है, 1/3 सिलेबस है इसका। एस्टेट का जो सिलेबस है, उसके भी लोग 4,500, 5,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। भाई बिल्कुल जस्टिफाइड फीस चार्ज कर रखी है, मेरे को पता है। और मतलब मेरे को खुद बोलने में शर्म आती है कि अगर कोई बोलता है कि कम कर दो, भाई प्लीज ऐसा मत क्या करो, इतनी फीस है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, 8901632371। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस।